दोस्तों, एसपी साहब ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रहे थे अपनी ट्रेनिंग लेने। एसपी साहब ट्रेन की खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे। कभी ट्रेन में कोई पानी बेचने वाला आता है तो कभी कोई चाय बेचने वाला आता है, लेकिन एसपी साहब अपने ही मस्त सफ़र का आनंद ले रहे थे। लेकिन इतने में ही उस ट्रेन में एक महिला सभी यात्रियों से भीख मांग रही थी। उस महिला की हालत बहुत ख़राब थी, उसका एक पैर नहीं था। सभी लोग दया खाकर उस महिला को पैसे दे रहे थे और कुछ लोग उस महिला को नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह महिला एसपी साहब के पास पहुंची और एसपी साहब को कहने लगी, साहब कुछ पैसे दीजिए ना, तभी एसपी साहब उस महिला को बिना देखे ही ना कह देते हैं, क्योंकि एसपी साहब भीख मांगने वालों से सख्त नफरत करते हैं। उनका यह विचार है कि सभी लोग कमाकर खा सकते हैं, लेकिन फिर भी यह भिखारी लोग जानबूझकर पैसे मांगते हैं। लेकिन मना करने के बाद भी वह महिला एसपी साहब को कहने लगी कि साहब ऐसा क्या करते हो, थोड़े पैसे तो दे दो, खाना खा लूँगी। तभी एसपी साहब गुस्से में उस महिला की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मैंने मना किया ना, आपको एक बार समझ में नहीं आता है। लेकिन वह महिला बहुत जिद करने लगी और अपने हाथों को फैलाकर एसपी साहब से भीख मांगने लगी। एसपी साहब की नज़र उस महिला के हाथों पर पड़ी तो एसपी साहब देख के दंग रह गए। धीरे धीरे उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस महिला के हाथों पर जो टैटू का निशान था वह टैटू एसपी साहब की मरी हुई पत्नी के हाथों पर भी था। एसपी साहब कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने उस भिखारन की ओर देखा और तो उस भिखारन के चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। एसपी साहब ने उस महिला को कहा कि तुम अपना घूंघट उठाओ, लेकिन वह महिला कहने लगी कि नहीं, मैं अपना घूंघट क्यों उठाऊं। तो एसपी साहब कहने लगे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम अपना घूंघट उठाओ तो तुम्हें 100 रुपया दूंगा। जैसे ही महिला को लालच दिया, उस महिला ने अपना घूंघट उठा लिया और जैसे ही एसपी साहब ने उस महिला का चेहरा देखा तो एसपी साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह भिखारन कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब की मरी हुई पत्नी थी, जो आज जिंदा एसपी साहब के सामने खड़ी थी। वह भिखारन के रूप में एसपी साहब कुछ देर तक तो बोलने की स्थिति में ही नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे एसपी साहब ने हिम्मत जुटाई और कहा कि सेठानी तुम जिंदा हो, यह कैसे हो सकता है। लेकिन वह महिला कहने लगी कि साहब आप मुझे जैसी भिखारन को सेठानी क्यों बोल रहे हो। लेकिन एसपी साहब ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, जो आज से करीब 15 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। यह सुनकर उस महिला के होश उड़ गए। वह एसपी साहब को कहने लगी कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपकी सेठानी कैसे हो सकती हूँ, मैं तो एक भिखारन हूँ। लेकिन एसपी साहब ने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल मेरी पत्नी के जैसी ही दिखती हो और तुम्हारे हाथों में भी वैसा ही टैटू है जैसा मेरी पत्नी के हाथों पर था। इसके बाद एसपी साहब ने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन में अपनी पत्नी की तस्वीर और कुछ वीडियो उस भिखारन को दिखाए कि यह देखो, यह तुम ही हो ना, मैं अपनी सेठानी को जानता हूँ। जैसे ही वह तस्वीर उस भिखारन ने देखी तो वह भिखारन सोच में पड़ गई और एसपी साहब को कहने लगी कि क्या सच में मैं आपकी पत्नी हूँ। तो एसपी साहब कहने लगे कि हाँ, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा धनी हूँ। तो वह भिखारन कहने लगी कि साहब आज से करीब 15 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरी यादाश्त चली गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा तो पाँव भी अलग हो गया था। मेरी हालत उस समय बहुत ख़राब थी। मुझे एक बूढ़ी औरत ने बचाया था और उसी बूढ़ी औरत ने मुझे पाला पोसा, मेरा इलाज करवाया और उसी बूढ़ी औरत के साथ मैं रह रही थी और आज भी मैं उसी के साथ रहती हूँ। यह सुनकर एसपी साहब के आंखों से आंसू आने लगे। एसपी साहब उस भिखारन के गले लग गए। दरअसल दोस्तों, यह घटना है आज से करीब 18 साल पहले की। ग्वालियर में रहने वाले पंकज ठाकुर अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे। पंकज पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह बड़ा होकर अपना ही कारोबार संभाले और ठाकुर का नाम रोशन करे। लेकिन पंकज बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। पंकज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और पंकज की हर फरमाइश उसके माता पिता पूरी कर देते थे। पंकज 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाकर पास हुआ था और वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी मुलाकात साक्षी नाम की एक लड़की से हुई। साक्षी दलित समाज की लड़की थी, लेकिन वह दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान थी और वह भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी।
पंकज मन ही मन साक्षी को प्यार कर बैठा था। धीरे धीरे साक्षी और पंकज के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और एक दिन पंकज ने साक्षी को प्रपोज कर दिया। लेकिन साक्षी कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन तुम ठाकुर परिवार से हो और मैं एक नीची जाति से हूँ। हमारा भविष्य मुश्किल है, तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कैसे मानेंगे। लेकिन पंकज ने कह दिया था कि वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का है और उसके माता पिता जरूर मानेंगे। यह सुनकर साक्षी खुश हुई और उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। कुछ दिनों बाद जब पंकज ने अपने माता पिता को साक्षी के बारे में बताया और कहा कि मैं साक्षी से, जो एक दलित समाज की लड़की है, उससे शादी करना चाहता हूं और उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, तो उसके माता पिता बहुत गुस्सा हुए। उसके माता पिता ने कहा कि हम तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू किसी भी नीची जाति की लड़की से शादी कर लेगा और अपने समाज का और हमारा नाम डुबा देगा। पंकज ने खूब मन्नतें करी और लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल भी नहीं माने। उसके पिता बहुत कठोर इंसान थे। पंकज के लाख गुजारिश के भी काम नहीं आया। फिर न चाहते हुए भी पंकज और साक्षी दोनों घर छोड़कर भाग निकले और उन्होंने भागकर ही शादी कर ली। दोनों अपने शहर को छोड़कर दिल्ली आ चुके थे और दिल्ली में ही वे शादी करके रहने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। पंकज के परिवार वाले कई बार पंकज को धमकी देते हैं कि वह वापस से लौट कर आ जाए और साक्षी से रिश्ता तोड़ दे, वरना मैं किसी दिन साक्षी को इस दुनिया से दूर कर देंगे। लेकिन वे दिल्ली शहर में थे और धीरे धीरे करके अपना समय काट रहे थे। पंकज की माँ उसका सपोर्ट कर रही थी। पंकज की मम्मी चुपके उस कुछ पैसा पंकज को भेज दिया करती थी, जिससे वह अपना गुजारा चला रहे थे। लेकिन पंकज को अब आगे पढ़ाई करनी थी। उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना था। उसे बड़ा होकर और आगे जाकर एसपी ऑफिसर बनना था, जिसके लिए उसे पढ़ाई करनी थी। और साक्षी ने पंकज को समझाया कि अब वह अपने सपने की ओर देखें और अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि इन शादी के झमेले में पंकज का ध्यान पढ़ाई पर से और अपने सपने पर से उठ गया था। साक्षी ने वापस से पंकज के अंदर जोश भरा और उसको वापस से अपना सपना पूरा करने के लिए उत्साहित किया। पंकज अब वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे अपनी एसपी बनने की पढ़ाई के लिए। पंकज ने अपनी माँ से करीब 5 लाख रुपए मांगे, जिससे वह अपनी यूपीएससी की परीक्षा दे सके और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सके। पंकज दिल्ली में ही रहकर अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंकज ने एक के बाद एक यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें वह काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हुआ। पंकज की सफलता देखकर साक्षी बहुत खुश थी। पंकज की सफलता में साक्षी का एक बहुत बड़ा हाथ था। पंकज और साक्षी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पंकज को अभी सबसे मेन एग्ज़ाम पास करनी थी, जिसके लिए उसे खूब मेहनत करनी थी। साक्षी उसे कहती कि तुम बस केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, अगर तुम अब पढ़ाई अच्छे से करोगे तो तुम एसपी ऑफिसर ज़रूर बनोगे। साक्षी पंकज को प्यार से ठाकुर साहब बुलाती थी और पंकज साक्षी को सेठानी कहकर बुलाता था। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जिससे दोनों अनजान थे। एक दिन साक्षी का फ़ोन बजता है और साक्षी जब फ़ोन उठाती है तो साक्षी के पिता साक्षी को कहते हैं कि उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका है। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तेरी माँ जाते जाते कह गई थी कि साक्षी को अंतिम विदाई देने के लिए ज़रूर बुलाना। जब यह बात साक्षी ने सुनी तो उसके आंखों से आंसू आने लगे। साक्षी अपने पति को कहती है कि मुझे अभी ग्वालियर जाना है, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मुझे उनकी अंतिम यात्रा के लिए जाना होगा। तो पंकज भी कहने लगा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि ग्वालियर जाना खतरों से भरा हुआ है। लेकिन साक्षी ने अपने पति को साफ साफ मना कर दिया। साक्षी पंकज को कहा कि नहीं ठाकुर साहब, मुझे अकेले ही जाना होगा। कुछ दिनों में ही तुम्हारी यूपीएससी की मेन एग्ज़ाम है, जिसके लिए तुम पढ़ाई करनी होगी, और अगर तुम मेरे साथ ग्वालियर चलोगे तो 4-5 दिन तक तुम्हारा समय व्यर्थ होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारे सपनों में कोई बाधा आए, इसलिए मुझे आप अकेले जाने दीजिए। और साक्षी अपने पति को कसम दे देती है, जिसके बाद पंकज को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। और फिर साक्षी अकेले ही ट्रेन के माध्यम से ग्वालियर के लिए रवाना हो जाती है। करीब 4 से 5 घंटों बाद जब पंकज अपनी पढ़ाई पूरी करके साक्षी को फ़ोन लगाता है तो साक्षी का फ़ोन नहीं लगा। पंकज बार बार प्रयास किए जा रहा था, लेकिन साक्षी का फ़ोन नहीं लगा। वह बहुत परेशान हो रहा था। इसी बीच जब पंकज ने अपनी
टीवी चालू की और जब उसने न्यूज़ चैनल लगाया तो न्यूज़ में खबर आई कि दिल्ली से ग्वालियर जा रही ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। यह देखकर पंकज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पंकज ने कई हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किए जो ट्रेन और रेलवे विभाग द्वारा दिए गए थे, लेकिन वहां से सही जवाब नहीं मिला। आनंद फानन में पंकज बस के माध्यम से उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वहां पर साक्षी का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन वहां खड़े कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल और बचाव कार्य के लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी अगर इसी ट्रेन में थी और इसी बोगी में थी तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। और जब थोड़ी खोजबीन की गई तो वहीं पर साक्षी के शरीर का एक हिस्सा जो उसका एक पैर कटा हुआ था जो वहीं पर मिला। पंकज ने खूब ढूंढा और सुरक्षा बलों ने भी खूब ढूंढा, लेकिन साक्षी का कोई पता नहीं चला। सभी लोग यही कह रहे थे कि अब तुम्हारी पत्नी शायद ही बची हो, अब तुम अपनी पत्नी को भूल ही जाओ क्योंकि यहाँ पर हादसा बहुत गंभीर हुआ है। कुछ लोगों के तो सबूत भी नहीं मिल पाए हैं, इसलिए तुम भी अपनी पत्नी को भूल जाओ। यह सुनकर पंकज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बिल्कुल सदमे में आ गया। उसने कई जगह पर ढूंढा, कई अस्पतालों में छानबीन की, उसे रेलवे ट्रैक पर कई जगह छान मारा, लेकिन साक्षी का कोई पता नहीं चला। लेकिन जब वह ट्रेन के पटरी पर आगे पीछे देख रहा था तभी वहां पर उसे साक्षी का दुपट्टा मिला, जिसे देखकर वह खूब रोया। उस दुपट्टे को देखकर वह समझ चुका था कि साक्षी उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बीतता गया, लेकिन पंकज अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहा था। लेकिन उसको उसकी पत्नी की बातें याद थी। उसकी पत्नी का सपना था कि उसका पति यानी कि पंकज एसपी ऑफिसर बने। उसकी पत्नी की कही हुई बात पर ही वह वापस से अपने सपने के प्रति वापस लगन से पढ़ाई करने लगा। उसने दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई की और अपनी परीक्षा दी और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया और वह उस परीक्षा में भी पास हुआ, जिसके बाद उसका इंटरव्यू लिया गया और वह इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे रैंक हासिल करके एक एसपी ऑफिसर बना। भले ही आज वह एसपी ऑफिसर बन गया था, लेकिन उसके मुंह पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं थी। पंकज अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर कहता था, सेठानी देख, आज मैं एक एसपी ऑफिसर बन गया हूं। तू चाहती थी ना कि मैं एक एसपी बनूं, तो देख मैं एक एसपी ऑफिसर बन गया हूं। तुम जहां से भी देख रही होगी खुश होगी। धीरे धीरे समय आगे बीतता गया और करीब 15 साल कब बीते पंकज को भी नहीं पता चला। पंकज अपनी एसपी की ड्यूटी काफ़ी ईमानदारी से करता था। इसी बीच पंकज अब अपनी आगे प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा था। वह ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जा रहा था। ट्रेनिंग के लिए ट्रेन में बैठा वह अपनी ही पत्नी को याद कर रहा था और बाहर आ रहे सभी पेड़ पौधे पहाड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। पंकज ने अब तक भी दूसरी शादी नहीं की थी और ना ही वह किसी और स्त्री से प्रेम करता था। वह आज भी अपनी ही पत्नी को याद करता था। ट्रेन में एक के बाद एक लोग को चाय बेचने आते तो कोई पानी बेचने आता है, कोई खाना बेचने आता है। इसी बीच एक भिखारन वहां पर आई और जब एसपी साहब ने उस भिखारन को देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उस भिखारन को देखकर एसपी साहब ने कहा कि तुम तो मेरी पत्नी हो, लेकिन भिखारन कैसे कहने लगी कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। तो एसपी साहब कहने लगी कि डीसी, आज से 15 साल पहले तुम मुझसे एक ट्रेन हादसे में बिछड़ गई थी। मैंने तो तुम्हें इस दुनिया से जा चुकी मान लिया था, लेकिन तुम आज जिंदा हो, ऐसा कैसे। वह भिखारिन कहने लगी कि साहब उस ट्रेन में मैं घायल हो चुकी थी और मेरा पाँव भी अलग हो चुका था, लेकिन एक महिला ने मेरी जान बचाई। वह महिला बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसी ने मेरी जान बचाई, उसी ने मुझे अस्पताल भेजा, लेकिन उस समय मेरी याददाश्त जा चुकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे इतनी गंभीर चोट आई थी। इसके बाद मैंने उसी महिला को अपना सब कुछ मान लिया और मैं उसी के साथ रहने लगी। वह महिला भी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी और मैंने भी फिर भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना शुरू कर दिया था। और आज देखो कुदरत का और भगवान का चमत्कार आज आपको मुझसे मिलवा दिया। और देखो हालत भी क्या है, आज मैं एक भिखारन हूँ और आप एक एसपी साहब। मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं याद कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं वो इसका मतलब यही सच है। जब एसपी साहब ने कुछ फ़ोटो बताए और अपनी शादी के कुछ वीडियो दिखाए तो भिखारन को, तो वह भिखारन एसपी साहब को अपना पति मानने लगी थी। जिसके बाद एसपी साहब और वह भिखारन दोनों
गले मिले और कुछ इस प्रकार एसपी साहब को 15 सालों के बाद अपनी मरी हुई पत्नी वापस मिली थी। तो दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीख मिली? दोस्तों भगवान भले ही अलग कर देते हैं लेकिन वह किसी न किसी रूप में वापस दो प्रेमी को वापस मिला ही देते हैं। यादाश्त वापस नहीं आई हो लेकिन उसके आगे देते हैं। दोस्तों भले ही आज उस भिखारन की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई है, एसपी साहब को उसकी पत्नी वापस मिली थी, लेकिन उस पत्नी के पाँव नहीं था, लेकिन एसपी साहब ने उनका पाँव भी सही करवाया और उसको वापस चलने के काबिल बनाया। यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।